रिमांड करते हुए लोअर कोर्ट को पुनः सुनवाई का आदेश दे सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको हाई कोर्ट में यदि आपकी कोई रिट पेंडिंग है, अपील पेंडिंग है, रिवीजन पेंडिंग है, तो उसमें आपके एडवोकेट के माध्यम से आपको मेंशन कराना चाहिए और उसको त्वरित सुनवाई करने की प्रार्थना के साथ न्यायालय के समक्ष अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ चंदन जुड़ चुके हैं बिहार से, सवाल पूछ लीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरा एक कहना था कि लखनऊ के एक एमडी साहब है नागेंद्र प्रताप जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। सर ये था क्या, एक बीच में रिचार्ज का एक फंक्शन बताया गया मुझे कि आप लोग सब रिचार्ज करेंगे 1200 में 12 मंथ और 700 रुपया में 6 महीने की प्रॉब्लम, ठीक है सर। तो उसमें क्या हुआ कि सब लोगों ने रिचार्ज कराया, मैंने भी कराया और कंपनी दे भी रही थी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक में। हम लोगों ने जुलाई में कराया, मेरे साथियों ने लगभग 50 आदमी ने करा लिया। तो हमारे जो सीनियर है वो निवास कुमार शाह जी हैं, उन्होंने बताया कि रियाज अहमद नाम के जो पटना में है और उनको बराबर सर से बात होते हुए उन लोगों का वीडियो देखा था, हाँ, जिनका नाम है नागेंद्र प्रताप जी। उनका घर बता रहा है कि कभी लखनऊ में है कभी दिल्ली में है, ठीक है सर। तो अभी क्या हुआ सर, 1 महीने की रिचार्ज मिली, बाद बाकी सारे पैसे फंस गए, बहुत सारे लोगों के पैसे फंस गए। अब इसमें हम लोगों को निर्णय नहीं पा रहे कि क्या करें। बहुत आदमी तो आत्महत्या करने पे भी तुले हुए हैं। कोर्ट में केस भी हुई है जो कि एक राजकुमार गुप्ता जी कोई वकील हैं, जो उन्होंने बताया कि कोर्ट में 22 तारीख को टाइम दिया, फिर अभी 29 तारीख को टाइम दिया। आप लोग निश्चित रहें, कम से कम जितना पैसा ली है कंपनी, हाँ, वो उतना कम से कम रिचार्ज देगी या पैसे घुमाएगी। मैं बोल रहा हूँ सर, पैसे तो घुमाएगी कैसे, अकाउंट नंबर तो सारे का लिया नहीं, बस अब से मोबाइल नंबर ही है जो वो रिचार्ज कर सकते हैं, अन्यथा वो कर दें तो बहुत बहुत धन्यवाद, अन्यथा लोग मारपीट करने तो उतर आए हैं अभी जी। देखिए, जो आपकी समस्या है ये समस्या बहुत ही सामान्य है और बहुतायत में देखने को मिलती है। बावजूद इसके लोग, आप जैसे भोले भाले लोग, अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चाहे वो रिचार्ज के शेप में हो, चाहे वो कम समय में सावधि जमा के रूप में हो, चाहे वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देने की बात हो या प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स देने की बात हो। इस तरह की जो चिटफंड की कंपनियां या सोसाइटी हैं या फर्म्स हैं, ये निश्चित रूप से जब भी कोई कमिटमेंट करती हैं तो सामान्य तौर पर ये देखने में आया कि वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं होता है, यानी पूर्ण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आपके साथ भी जो कंपनी का एग्रीमेंट हुआ, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसके अकॉर्डिंग आपको उनको बेनिफिट देना था फाइनेंशियल, और आपका इन्वेस्टमेंट था उसके एवज में, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा ये एक आईपीसी के अंतर्गत फ्रॉड की प्रोसीडिंग की गई है, जिसका पनिशमेंट 420 आईपीसी के अंतर्गत है। और आपकी अगर किसी राशि को हड़प कर लिया गया है तो वो भी आईपीसी में जो प्रोविजंस हैं 406 के उसके अंतर्गत गंभीर अपराध की श्रेणी में है। तो आप ऐसी कंपनी और उस कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। ऐसी कंपनी, ऐसे डायरेक्टर के खिलाफ आप फाइनेंशियल करप्शन की शिकायत कर सकते हैं, जिससे उनके खिलाफ इंक्वायरीज हो सकती हैं। और अगर कंपनी ने बहुत बड़े लेवल पर ऐसा कोई पब्लिक के साथ चीटिंग की है तो आप उसकी कंप्लेंट जो गवर्नमेंट के पोर्टल हैं उनमें करते हुए ईडी को भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक समस्या का समाधान होने के सारे फोरम हैं। जब कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स पर लीगल प्रेशर बनेगा तो वो निश्चित रूप से आपके जो भी कमिटमेंट्स हैं, आपके साथ जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो फाइनेंशियल बेनिफिट वो आपको रिटर्न करेंगे। अगर रिटर्न नहीं करते हैं तो आपराधिक परिधि में आएंगे और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो। लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे।
इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं। अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर बार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ राम जुड़ चुके हैं पटियाला से। सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी सर जी, मैं राम लोडन, 8 साल और मेरी पत्नी है 5 साल जी। तो जो आएगा हम हार्ट की मरीज
हमारे पास 9 लाख रुपया कर्जा है। सवाल पूरा करिए। हाँ, तो 4 साल में 9 लाख रुपया कर्जा मेरे पास मकान तो बेचना चाहता हूँ। मेरे बड़ा बेटा जो था उसकी है और 2 बार जेल गया, वो कर्जा उन्हीं हुई है। हमारी बहुत घराली हुई है। तो हम जो है हम बेचना चाहते हैं, बड़ी बहुत मकान क्या करें? आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपका प्रश्न जो हो वो स्पष्ट फिर से करिए एक बार। अच्छा जी सर, दोबारा बोलिए जी। अच्छा, मैं कह डबल फट रही है। आप मोबाइल ठीक कर रहे हैं? डबल आवाज फट रही है। आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं। और धर्मेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है, एक पक्षीय आदेश को रिकॉल कराने के लिए क्या कुछ कानून होता है? देखिए, जो सिविल नेचर के केसेस हैं जी, उन केसेस में कई बार ये देखने को आता है कि डिफेंडेंट्स की अपीयरेंस नहीं होती है कोर्ट में। प्रतिवादी की अपीयरेंस ना होने पर कोर्ट प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू लॉ टाइम देती है, और उस टाइम में भी यदि डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर होकर अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करते हैं, यानी अपना जवाब नहीं लगाते हैं, तो कोर्ट फिर इस तरह के केसेस में जो कानूनन न्यायालय को अधिकार हैं उसके अनुसार एक्स पार्टी यानी एक पक्षीय आदेश या डिक्री कर सकती है और कर देती है। जब कोई भी फाइनल ऑर्डर यानी फाइनल जजमेंट कोई भी कोर्ट द्वारा किया जाता है और वो सिविल नेचर के अकॉर्डिंग एक्स पार्टी होता है, तो जो सीपीसी में प्रोविजंस हैं उसमें ऑर्डर 9 रूल 13 में जो केस है उस केस को रिकॉल कराया जा सकता है। अर्थात उसमें एक रिकॉल एप्लीकेशन दे के विद एफिडेविट डिफेंडेंट्स को जब मालूम हुआ कि केस में एक्स पार्टी डिक्री हुई यानी एक पक्षीय निर्णय हुआ, उस आदेश और उस जानकारी की तिथि को वर्णित करते हुए डिफेंडेंट्स को रिकॉल की एप्लीकेशन न्यायालय के समक्ष देनी चाहिए और केस जो सीपीसी के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग रिकॉल हो सकता है। अब हम दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि रिकॉल वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं, रिकॉल केस में कई तरीके से होता है। जो वादी हैं यदि वो गैर हाजिर हैं और केस निरस्त हो जाता है तो उनको भी जो प्रोविजंस हैं ऑर्डर 9 के, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रिकॉल की एप्लीकेशन देने के राइट है। इसी प्रकार यदि डिफेंडेंट न्यायालय के समक्ष अपीयर हुए और अपीयर हो जाने के बाद फिर वो कोर्ट की जो कार्रवाई है यानी प्रोसीडिंग ऑफ द केस है उसमें अपीयर नहीं हो रहे हैं तो कोर्ट उनके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर सकती है। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को भी रिकॉल कराने के डिफेंडेंट्स को ऑर्डर 9 रूल 7 में प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको राइट है। यहां आपके प्रश्न के अनुसार किसी भी दीवानी नेचर के केस में यानी सिविल नेचर के केस में न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ अर्थात प्लेंटिफ के फेवर में डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट में कोई एक्स पार्टी डिक्री की जाती है तो उस एक्स पार्टी डिक्री को रिकॉल कराने का एप्लीकेशन डिफेंडेंट्स की तरफ से न्यायालय के समक्ष दिया जा सकता है। और वो जो डिफेंडेंट्स की तरफ से न्यायालय के समक्ष एप्लीकेशन दी जाएगी उसमें उनको वो सारे कंटेंट्स लिखने चाहिए एफिडेविट के सपोर्ट के साथ, जिसमें यह लिखा हो कि मैं किन कारणों से न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हो सका या मुकदमे के विचारण की कोई भी जानकारी नहीं मिली, मुझे कोई भी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, मेरे खिलाफ जो प्रकाशन हुआ उस प्रकाशन की मुझे कोई जानकारी नहीं हुई। मुझे जानकारी कब हुई? जब केस में एक्स पार्टी डिक्री हुई और उस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए मेरे पास नोटिस गया अर्थात उसके निष्पादन के लिए। तो जो जो फैक्ट हैं रिकॉल के उन सारे फैक्ट को मेंशन करना चाहिए और उन फैक्ट को मेंशन करने के बाद न्यायालय के समक्ष जो प्लीडिंग है उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये अधिकार है ऑनरेबल कोर्ट को कि वो एक्स पार्टी डिक्री को रिकॉल कर सकती है। इस तरह के केसेस के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट और बाल गोपाल
कृष्णा वर्सेस स्टेट, इन 2 केसेस में बहुत ही क्लियर फाइंडिंग्स दी, जिसमें ये कहा कि निश्चित रूप से जो डिफेंडेंट को न्यायालय के समक्ष अपीयर होकर जवाब लगाना चाहिए था वो नहीं लगा सके। लेकिन क्यों नहीं लगा सके? इसलिए नहीं लगा सके कि उनको उस केस में ट्रायल की कोई भी जानकारी नहीं थी। नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए डिफेंडेंट्स को यह अवसर देना चाहिए कि वो न्यायालय के समक्ष अपना रिटन स्टेटमेंट ऑब्जेक्शन फाइल कर सकें, और रिटन स्टेटमेंट आने के बाद, एविडेंसेस आने के बाद न्यायालय मेरिट पे जो आदेश करती है, यानी गुणदोष के आदेश आधार पे जो आदेश करती है, वो आदेश एक्सेप्टेबल है बाय दी बोथ पार्टीज, और जो उसमें एग्रीव्ड या जिसको ग्रीवांसेस होंगी वो उस आदेश के खिलाफ अपील या रिवीजन में अपर कोर्ट में जा सकता है। जी, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते चले जा रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। धर्मेंद्र जी से आपके मन में जो भी सवाल है आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की। धर्मेंद्र जी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कितनी बार हम शिकायत कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जी देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। खास तौर से जब से इस एक्ट का प्रभाव कानूनन आया तब से जो उपभोक्ता हैं यानी जो कंज्यूमर हैं उनके राइट को सिक्योरेंस मिली, इसलिए कि जो कंज्यूमर है उस कंज्यूमर को ये मालूम ही नहीं कि उसके क्या राइट हैं। कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट मिले वो प्रोडक्ट में एक्सपायरी डेट ना हो, उस प्रोडक्ट में एमआरपी से ऊपर रेट ना लिया जाए, जो भी सर्विसेज मिले उन सर्विसेज को जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पूरी तरह से दिया जाए, चाहे वो इंश्योरेंस के सर्विसेज हों, चाहे वो किसी अन्य तरह के सर्विसेज हों, चाहे होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड सर्विसेज हों, कोई भी सर्विसेज हों, ये सारे कंज्यूमर फोरम की परिधि में आते हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बना, उस एक्ट की मूल मंशा ही यही थी कि उपभोक्ता के हितों का संरक्षण हो सके। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो भी कंज्यूमर है, जो भी उपभोक्ता है, उसको किसी एक विषय पर, यानी मैं उदाहरण भी दे के अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यदि कोई एक विषय वस्तु है, कोई एक सब्जेक्ट मैटर है, आपका किसी से कोई सर्विस को देने का वादा था, यानी किसी ने आपसे कोई सर्विस देने का वादा किया और वो सर्विस आपको प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया, तो निश्चित रूप से ये वायलेशन है, निश्चित रूप से ये कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है। और जब कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होता है वहाँ पर आपका जो अपूर्णीय क्षति है उसको पूरी करने की जिम्मेदारी न्यायालय की है, आपके जो ग्रीवांसेज हैं उनको रिलीफ देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यायालय की है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसमें सेक्शन 19 और 21, इन दोनों में जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को अगर हम अवलोकित करते हैं तो कोई भी पीड़ित पक्ष, कोई भी उपभोक्ता एक ही विषय पर एक या एक से अधिक केस नहीं कर सकते हैं। अर्थात एक जो परिवाद प्रस्तुत कर देंगे, फिर ऐसा नहीं कि उस परिवाद के बाद एक दूसरा परिवाद उसे विषय वस्तु पर दाखिल कर दें, फिर तीसरा दाखिल कर दें या किसी अन्य फोरम में दाखिल कर दें, किसी अन्य न्यायालय के समक्ष दाखिल कर दें। तो जो नेचुरल जस्टिस का जो कानून है वो निश्चित रूप से सभी के लिए समान है, और उस कानून के साथ में ही रेस जुडिकेटा का सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम सिविल की प्रोसीडिंग करते हैं, क्रिमिनल की प्रोसीडिंग करते हैं या किसी अन्य पिटी ऑफेंस के लिए या किसी भी स्पेशल एक्ट के लिए कोई प्रोसीडिंग करते हैं, तो कहीं पर भी एक विषय पर 2 केस नहीं आ सकते हैं। हर एक विषय पर एक ही केस आ सकता है, वो केस किसी भी नेचर का हो। इसी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी जो प्रोविजंस हैं उसमें सेक्शन 19 और 21 में जो अधिकार हैं उन अधिकारों के अनुसार हर पीड़ित पक्ष को अपनी ग्रीवांसेस के लिए एक ही परिवाद प्रस्तुत करना है और उस परिवाद में सारे रिलीफ को सीख करते हुए न्यायालय से उसको रिलीफ प्राप्त करना है। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नारायण हैं पुणे से। सवाल पूछ लीजिए नारायण। नारायण सवाल पूछ लीजिए अपना। नारायण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नारायण जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा करिए। हाँ, बोल रहे हैं ना तो जी, सवाल पूछिए। वो मेरा कोर्ट के लिए नारायण जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर दीजिए। हाँ, सवाल पूरा करिए।
हेलो हेलो। जी आपकी- नारायण जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। धर्मेंद्र जी, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त परिवार की संपत्ति के बारे में अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा कि संपत्ति को लेकर के हर समय हर परिवार में कई बार लड़ाइयां हो जाती हैं, किसके नाम संपत्ति होगी। तो इसको लेकर के मेरा एक सवाल है आपसे, संयुक्त परिवार की संपत्ति को सिद्ध करने का दायित्व किसका होता है? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और सामान्य तौर पर इस तरह के समस्याओं को हिंदू अविभाजित परिवारों में देखने को मिलता है। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं, वहां पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें स्वामित्व को लेकर के अक्सर जो विवाद होते हैं, उन विवादों में जो संयुक्त परिवार की संपत्ति है, उसके स्वामित्व को सिद्ध करने का दायित्व जिस व्यक्ति द्वारा क्लेम किया जाता है, यानी जो न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करते हैं और प्रॉपर्टी पर अपना राइट क्लेम करते हैं, उस राइट को क्लेम करने वाले व्यक्ति का ही एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये दायित्व है कि वो अपनी बात की पुष्टि करे। पुष्टि कैसे करे? पुष्टि करे बाय द एविडेंस। जो भी एविडेंस धर्मेंद्र जी, हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले सबको आप ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्ल्ड टूरिज्म डे पर क्या कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। स्पॉट नहीं है, ये हमें प्रकृति के नजदीक तो ले ही जाता है, लेकिन रोजगार की भी ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। और इसीलिए इस बार का थीम भी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ जोड़ा गया है। मुझे विश्वास है कि आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर गोरखपुर और पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन की इन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से और इसके वकील, आपका मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे थे हम संयुक्त संपत्ति के बारे में कि संपत्ति का जो दायित्व होता है सिद्ध करने के लिए किसके पास अधिकार होता है। उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आसिफ हैं हमारे साथ हरदोई से। सवाल पूछ लीजिए। हाँ बाबूजी। जी, सवाल पूछिए। हाँ, वकील सर से बात करेंगे। जी बताइए। आसिफ जी, आपको वकील साहब सुन रहे हैं, सवाल पूछिए। जी बाबूजी, हमारा वो संबंध 294 में मुकदमा किया है, तो उसमें क्या करें? देखिए, कोई भी केस आपका आईपीसी के अंतर्गत हुआ है, यानी कोई भी क्रिमिनल केस हुआ है, तो उस क्रिमिनल केस के ट्रायल को आपको फेस करना है। आपने अभी जैसा कि बताया, आपके खिलाफ 294 आईपीसी के अंतर्गत केस दर्ज हुआ है, तो आप उसमें बेल कराने के बाद कन्फेस भी कर सकते हैं। जब लोक अदालत न्यायालय में लगाई जाती है, उस लोक अदालत में आप अपने एडवोकेट के माध्यम से प्रार्थना पत्र देके केस को कन्फेस भी कर सकते हैं। ये सेक्शन कंपाउंडेबल है, यानी इसमें जुर्माना देकर के केस को खत्म कराया जा सकता है। तो आपको इस केस को लेकर के ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केस आईपीसी के अंतर्गत दर्ज हुआ है, तो आपको प्राइमा फेसाई बेल कराना है। बेल कराने के बाद ट्रायल या तो आप फेस करना चाहें तो न्यायालय के समक्ष विचारों को फेस कर लें, और आप चाहते हैं कि केस को जल्दी खत्म करना है तो आप लोक अदालत के समक्ष जाके इस केस को कंपाउंडिंग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और जो भी मिनिमम आपके लिए जुर्माना होगा उस जुर्माने को जमा करके केस को खत्म करा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। एक दर्शक हमारे साथ मोहम्मद जुड़ चुके हैं, सवाल पूछ लीजिए। हेलो जी मोहम्मद जी, सवाल पूछिए। हेलो मोहम्मद जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछ लीजिए। अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर दीजिए। मैम ये हेलो आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। हेलो, आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं मोहम्मद जी, और सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप जब भी हमें कॉल करें तो आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हमको अच्छे से आ पाए। हमारे साथ गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, वी साहे हैं, सवाल पूछिए। साहे जी, सवाल पूछ लीजिए।
लगता है संपर्क टूट गया। आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं। बात कर रहे थे संपत्ति के बारे में। अक्सर लोगों के मन में सवाल होते हैं कई तरीके की, और संपत्ति को लेकर के कई सारी हमारे पास खबरें भी आती हैं, लोगों में तनाव भी हो जाता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। उसी को लेकर के सवाल मैंने धर्मेंद्र जी से पूछा था। धर्मेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न में आपने जो अविभाजित हिंदू परिवार हैं उनके जो अचल संपत्तियां हैं, उनकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, उन इमूवेबल प्रॉपर्टीज के टाइटल को कैसे ट्रांसफर किया जाना है, टाइटल किसके पास जाना है, इसको प्रूफ करने के बारे में था। निश्चित रूप से जो संयुक्त हिंदू परिवार यानी अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, HUF फैमिली में जो प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज में टाइटल और अपने राइट को जो क्लेम करता है उस क्लेम को प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी व्यक्ति की होती है। उसको एविडेंस के माध्यम से अपने राइट को प्रूफ करना होता है, और वो एविडेंस उसको, चाहे वो ओरल एविडेंस हो, चाहे रिटन एविडेंस हो, वो चाहे फैमिली सेटलमेंट के रूप में हो या किसी अन्य दस्तावेज के रूप में हो, न्यायालय के समक्ष प्रेजेंट करके अपने राइट को एस्टेब्लिश करना होता है। यहाँ पे मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी पर्सनल परचेज की गई प्रॉपर्टी यानी स्व अर्जित धन से कोई भी खरीदी गई संपत्ति अविभाजित हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं होती है। अविभाजित हिंदू परिवार की संपत्ति वही होती है जिसमें पूरे संयुक्त परिवार के द्वारा अर्जित किए गए आय से परचेज किया गया हो या उनकी पेरेंटियल हो, और उसके बाद उस संपत्ति का जो डिवाइडेशन है टाइटल का, वो जो भी व्यक्ति अपना क्लेम करता है उसको अपने अपने एविडेंस के माध्यम से प्रूफ करने के राइट होते हैं। धर्मेंद्र जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। कानपुर से मोहम्मद अरशद हैं, सवाल पूछिए। सर, मैंने शेयर मार्केट में काम करने के लिए एक बंदे का मेरे पास फोन आ रहा था। मैंने उससे जो है बात की, लेकिन उसने जो है मेरे साथ थोड़ा सा धोखा ये किया कि उसने जो मेरा अमाउंट था वो अपने पर्सनल अकाउंट में ले लिया है, और 22 नवंबर की ये बात है 2019 की, और अभी तक मैं जो है वो कह रहा था मैं दे दूंगा। तो ये करते करते सर करीबन 10-11 महीने बीत गए, वो पेमेंट नहीं दे रहा। कल उसने मेरे साथ गाली गलौज तमाम किया। तो सर इस विषय में मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, आपने प्रामा फेसाई गलती की। जब भी कोई शेयर का बिजनेस या किस तरह का कोई भी कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए आजकल प्रोविजंस हैं, ऑनलाइन सब कुछ देखने को मिलता है। आप डीमेट अकाउंट ओपन कराते या आप किसी अच्छे ब्रोकर के माध्यम से अपने इन्वेस्टमेंट करते। जिसने भी पर्सनल खाते में आपसे पैसे लिए हैं वो उसने लीगल एक्टिविटीज नहीं की हैं। अभी आपके साथ वो पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है और आपके साथ जब भी आप बात करते हैं तो अभद्र व्यवहार कर रहा है। ये एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जा रही है उसके द्वारा, जिसमें आप उसके खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं। यदि थाने में FIR दर्ज नहीं होती है तो कोर्ट के थ्रू आप FIR दर्ज कराने का आदेश कर सकते हैं। और उससे भी सरल तरीका एक आपको हम बताते हैं, आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर किसी भी कैफे में आप बैठ जाएं और जो व्यक्ति कैफे का संचालन कर रहा है उससे रिक्वेस्ट करें, मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप अपनी पूरी घटनाक्रम को IGRS के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। जो इस समय मुख्यमंत्री पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज हो रही हैं उस पे मेरे अपने विवेकानुसार जो मैं देख रहा हूं त्वरित कार्रवाई हो रही है और पुलिस इस तरह के मामलों में तुरंत संज्ञान लेते हुए दोषी जन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो आप निश्चित रूप से अपनी शिकायत थाने में दर्ज कराएं, मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराएं, और उसके बाद भी यदि कोई कार्रवाई आपकी नहीं होती तो न्यायालय के समक्ष आप 156(3) CRPC में जाके एप्लीकेशन देके थाने में FIR दर्ज कराने के आदेश करा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ नारायण जुड़ चुके हैं गुना से, सवाल पूछिए। हेलो जी नारायण जी, सवाल पूछिए। मैम, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब देती है। जी हेलो, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूरा करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहती है जी, तो उसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं अगर डिसमिस हो जाते? आपसे अनुरोध है नारायण जी, अपना प्रश्न आप पुनः कर लीजिए। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है हमारे पास में, पुनः कर लीजिए। हेलो, एक बार फिर से सवाल पूछ लीजिए नारायण जी। नारायण जी, आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी हमें फोन करें तो आप अपनी वॉल्यूम टीवी का थोड़ा धीमा रखें। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं इंदौर से, जितेंद्र जी, सवाल पूछिए।
जितेंद्र जी सवाल पूछ लीजिए। लगता है संपर्क टूट गया। आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं। बात कर रहे थे संपत्ति के बारे में कि किस तरीके से अधिकार मिल सकता है, साथ ही साथ संपत्ति को कौन सिद्ध कर सकता है। जैसे कि धर्मेंद्र जी आपने बताया, और आज जैसे कि डॉक्टर्स डे है, कभी कभी लड़कियों को भी कई सारी परेशानियां हो जाती हैं संपत्ति लेने में। अगर किसी लड़की की शादी हो चुकी है और बाद में अगर उसको अपने पिता की संपत्ति चाहिए तो उसको क्या कुछ करना चाहिए, और ये लड़कियों के लिए क्या कुछ अधिकार है, ये मैं जानना चाहूंगी। देखिए, सन 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से पुत्र को अपने पिता और पिता के पिता यानी पेरेंटियल प्रॉपर्टीज में लीगल राइट है स्वामित्व का, उसी प्रकार से भाई की तरह बहन को भी है। यानी पिता के पुत्र को जो राइट है वही राइट पुत्री को भी है, और पुत्री को वो राइट न्यायालय के माध्यम से अपना एस्टेब्लिश करते हुए क्लेम करना चाहिए। जो एक्ट में संशोधन हुआ उसके अकॉर्डिंग पुत्री को भी राइट मिलते हैं। अभी इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें कहा कि यदि लड़की अविवाहित है, और अभी जो कानून था उस कानून में ये प्रोविजंस थे कि बच्चे माइनर जब तक हैं तब तक उनके माता पिता उनका भरण पोषण कर सकते हैं, और बच्चे माइनर रहने तक भरण पोषण को पाने के अधिकारी हैं, यानी भरण पोषण की राशि को पाने के अधिकारी हैं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, लड़की जब तक विवाहित नहीं होती है तब तक वो अपने माता पिता पर डिपेंडेंट होती है और उसको भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होता है। यहाँ पर उस लड़की को यह सिद्ध करना होगा कि मेरी कोई भी आय नहीं है, ना ही मैं इस कैपेबिलिटी में हूं कि मैं कहीं से कोई इनकम जनरेट कर सकूं अपने भरण पोषण और जीविकोपार्जन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की के विवाहित होने तक उसके माता पिता का ही ये दायित्व है कि उसका भरण पोषण करें, और साथ ही साथ हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो लड़कियों के अधिकार हैं 2005 के बाद जो अमेंडमेंट्स हुए उसके अनुसार लड़कियों को भी बराबर का हिस्सा मिलने लगा जैसे लड़कों को मिलता है। जी, हमारे साथ नारायण जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सवाल पूछिए। नारायण जी सवाल पूछ लीजिए। नारायण जी सवाल पूछिए। जी, पाका 11 जो है वो हमारे मेरी जमीन माँ के नाम थी और अभी तक विरासत नहीं मिली है, जबकि सवाल पूछ रहे हैं कि पाका 11। देखिए, आपकी बात में समझ गया। रेवेन्यू कोड में राजस्व संहिता के अंतर्गत आपको तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र देना चाहिए, जिसमें आप पाका 11 के अंतर्गत अपने आप को, आपकी जो माँ या आपके पिता जिनकी संपत्ति है, जिसका आपको अपने आप को स्वामी घोषित कराना है और आपको अपना नाम म्यूटेट कराना है, यानी दाखिल खारिज कराना है, तो निश्चित रूप से आपको पाका 11 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र देना चाहिए, और उसमें आपके मदर की जो प्रॉपर्टी है उनके जितने लीगल हेयर्स हैं, चाहे आप हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपके भाई हो, जितने भी लीगल हेयर्स हैं वो एक फैमिली ट्री है, उनको भी बराबर के अधिकार मिलेंगे। तो आप एफिडेविट के माध्यम से अपने फैक्ट को तहसीलदार के समक्ष रखिए। तहसीलदार के समक्ष अगर आपने आप सारे फैक्ट रखते हैं तो पाका 11 में जो रेवेन्यू कोड के प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करते हुए तहसीलदार को ये अधिकार है कि आपका नाम आपके माता या आपके पिता की संपत्ति में बाहैसियत स्वामी दर्ज करें। आपको लेकिन प्रार्थना पत्र एफिडेविट के साथ में और डेथ सर्टिफिकेट लगाते हुए प्रॉपर्टी की डिटेल देते हुए तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें वो लेखपाल कानून को सबकी रिपोर्ट मंगा के आपके घर में ऑर्डर कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ इंदौर से जितेंद्र जुड़ चुके हैं। सवाल पूछिए। हेलो जितेंद्र जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमा कर दीजिए। हेलो, अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमा कर दीजिए। सवाल पूछिए। मैम, हाउ टू डिफरेंस द सिविल सर्विसेज इन डिसमिसल? हाउ विल डिफरेंस द सिविल सर्विसेज फॉर डिसमिसल फॉर 10 years past cases? हाउ? जी, पूरा सवाल करिए। आपकी बात सिर्फ इतनी समझ में आ रही है कि सिविल सर्विसेज
और जो डिफेंस की सर्विसेज हैं उनसे डिसमिसल हुआ और उसका समय 10 साल बीत गया है। आपका इस संबंध में क्या क्वेश्चन है? आपका जो क्वेश्चन हो, अगर आप क्लियर क्वेश्चन करें तो उसका लीगल रिप्लाई आपको दिया जा सकता है। आप हमसे फिर से संपर्क कर सकते हैं और आप सभी दर्शकों से अपील करते हूँ कि आप जब भी हमें फोन करें आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हमें अच्छे से आ जाए। हमारे साथ अंबेडकर नगर से शिवराज जी जुड़ चुके हैं। शिवराज, सवाल पूछिए। शिवराज, सवाल पूछ लीजिए। लगता है संपर्क टूट गया। आप हमसे फिर से जोड़ सकते हैं। तो लगातार हम बात कर रहे थे संपत्ति के बारे में। तो जैसे कि धर्मेंद्र जी ने बताया कि किस तरीके से संपत्ति को सिद्ध कौन कर सकता है और बेटियों को कौन कौन से अधिकार होते हैं अगर उसको प्रॉपर्टी पे हक चाहिए या फिर प्रॉपर्टी चाहिए तो क्या कुछ कर सकती है। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। वकील, आपका फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।